दलजीत सिहाग के साथ जो हुआ उसको गलत मानता हूँ। सुरेश कोत को जो नोटिस दिया उसको भी गलत मानता हूँ, लेकिन इनको भी अपना इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे विशेष मेहमान एडवोकेट रजत कलसन है। मामला है जिस तरीके से हरियाणा सरकार अलग अलग एक्टिविस्टों को, चाहे वो दलित एक्टिविस्ट है, कोई पत्रकार है, वकील है या किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो नोटिस दे रही है, और नोटिस में जो उनकी भाषा है वो भाषा भी अपने आप में ही खतरनाक है। और आज हमारे साथ एडवोकेट रजत कलसन, जो उनको पहले भी नोटिस भी जारी हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया था, और उनके जो सहयोगी हैं उनको भी नोटिस जारी हुए थे। उनसे कानूनी पक्ष जानेंगे, उसके बाद राजनीतिक पक्ष जानेंगे। तो कानूनी पक्ष में सर जानना चाहते हैं कि क्या सरकार 172 के तहत, जो बीएनएस के तहत जो नोटिस जारी हुआ, ये मामला क्या है, क्या दे सकती है नोटिस इस तरीके से? देखिए, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि 172 बीएनएस है क्या। 172 बीएनएस जो कानून है बीएनएस का, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ में अवरोध पैदा करता है या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई में, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे अदालत की तरफ से हो, उसमें अवरोध पैदा करने का कोशिश करता है, तो पुलिस उस मामले में 172 का नोटिस जारी कर सकती है। तो जो नोटिस अभी जारी किए गए हैं, जिस तरह से एक किसान नेता हैं सुरेश कोत, उनको नोटिस जारी किया गया है, वो सोशल मीडिया पर बात चल रही है। इसी तरह से मुझे भी नोटिस जारी हुए थे, और मेरे जो सहयोगी हैं, जो भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर की है, उसके पिटिशनर हैं, उनको हांसी पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। और आप उस नोटिस की भाषा देखिए, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि दफा 172 बीएनएस के तहत नोटिस, और उसमें जिसको नोटिस भेजा गया है उसको एड्रेस किया गया है उपद्रवी और दबंग व्यक्ति के तौर पर। मतलब एक किसान नेता को, या फिर वो दलित राइट्स के मामलों की बात कर रहा हूँ, उसको आप उपद्रवी अपने सरकारी कागज में बताने का काम कर रहे हैं, जबकि उसके खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। अब आगे इस नोटिस में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि हमको विश्वसनीय गुप्त सूत्रों से पता चला है। विश्वसनीय और गुप्त सूत्र कौन से होते हैं? विश्वसनीय और गुप्त सूत्र हम लोगों को अक्सर, जो हम अपनी कानूनी कार्रवाई देखते हैं, गैम्बलिंग एक्ट के जो केसेस होते हैं, एक्साइज एक्ट के केस होते हैं, या फिर एनडीपीएस एक्ट के केस होते हैं, जहाँ पर नशे की बिक्री वगैरह का जो सूचना पुलिस को मिलती है, वहाँ पर आमतौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि हमको मुखबिर से सूचना मिली है। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट, किसान नेता, दलित राइट्स पर काम करने वाले लोग, उन लोगों को इस तरह की भाषा के नोटिस जारी करने, आगे नोटिस में ये कहा जा रहा है कि आपके विरुद्ध सूचना मिली है कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर, स्कूल में, मोहल्ले में, सरकारी अस्पताल में उपद्रव कर सकते हैं, शांति भंग कर सकते हैं। यानी भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में, मतलब भविष्य में अभी तक कोई घटना हुई नहीं है, लेकिन नोटिस पहले दिए जा रहे हैं। सवाल उसकी भाषा का ये भी है कि दबंग, जैसे मैं दोनों भाषाओं में देख रहा हूं कि जो दलित एक्टिविस्ट अजय है उसको भी कहा गया है कि ये दबंग व्यक्तियों को नोटिस, और सुरेश कोत को भी कहा गया जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं। सबसे पहले तो दबंग की परिभाषा क्या है? हमें लगता है कि जो किसी गरीब को तंग करता हो, किसी की मजदूरी मारता हो, या किसी के घर पे कब्जा करता हो, तो दोनों को ही मैं जानता हूँ, अजय को भी जानता हूँ और किसान नेता सुरेश कोत को भी जानता हूँ। दोनों के ये काम तो नहीं रहे हैं, इतना जरूर है कि वो किसी के पे कब्जा नहीं करते होंगे, किसी मजदूर की मजदूरी नहीं मारते होंगे, पीटते नहीं होंगे, अक्सर कहीं ना कहीं मजदूरों के, किसानों के आंदोलनों में शामिल रहते होंगे। तो ये जो भाषा है, और ये क्या है दबंग? ये गैर कानूनी भाषा है, इलीगल भाषा है, और इस भाषा को चैलेंज किया जा सकता है। और मोटा मोटा हम लोगों को ये नज़र आ रहा है, जो भी सरकार की, पुलिस की असंवैधानिक, सवाल उसकी भाषा का ये भी है कि दबंग, जैसे मैं दोनों भाषाओं में देख रहा हूं कि जो दलित एक्टिविस्ट अजय है उसको भी कहा गया है कि ये दबंग व्यक्तियों को नोटिस, और सुरेश कोत को भी कहा गया जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं। सबसे पहले तो दबंग की परिभाषा क्या है? हमें लगता है कि जो किसी गरीब को तंग करता हो, किसी की मजदूरी मारता हो, या किसी के घर पे कब्जा करता हो, तो दोनों को ही मैं जानता हूँ, अजय को भी जानता हूँ और किसान नेता सुरेश कोत को भी जानता हूँ। दोनों के ये काम तो नहीं रहे हैं, इतना जरूर है कि वो किसी के पे कब्जा नहीं करते होंगे, किसी मजदूर की मजदूरी नहीं मारते होंगे,
होंगे, पीटते नहीं होंगे, अक्सर कहीं ना कहीं मजदूरों के, किसानों के आंदोलनों में शामिल रहते होंगे। तो ये जो भाषा है, और ये क्या है, दबंग, ये गैर कानूनी भाषा है, इलीगल भाषा है, और इस भाषा को चैलेंज किया जा सकता है। और मोटा मोटा हम लोगों को ये नज़र आ रहा है, जो भी सरकार की, पुलिस की असंवैधानिक गैर कानूनी नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम करता है, चाहे सोशल मीडिया पर करता हो, चाहे सड़क पर करता हो, चाहे कहीं पर भी वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता हो, तो सरकार को उसको दबाने का एक ये सरकार ने नया तरीका खोजा है। लेकिन मैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो सरकार के जो लीगल एडवाइजर्स हैं, जो सरकार को इस तरह की असंवैधानिक सलाह देने का काम करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हांसी हिसार के जो एसएसपी हैं, आईपीएस है, वो बाकायदा एक लीगल ट्रेनिंग का प्रोसेस करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन लोगों का खुद का भी अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए कि क्या इस तरह से लीगल नोटिस भेजने चाहिए। क्या आपके ये नोटिस जो हैं सरकार के संज्ञान में भी हैं कि पुलिस इस तरह के नोटिस भेज रही है? ठीक है, और किन लोगों को ये नोटिस भेजे जा रहे हैं? ये नोटिस उन लोगों को भेजे जा रहे हैं जिनके खिलाफ 3-3, 4-4 मर्डर के मुकदमे हैं और वो बेल पर आए हुए हैं। उन लोगों को ये नोटिस भेजे जा सकते हैं। जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई दंगे करने के गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है और वो बेल पर आए हुए हैं और भविष्य में उनसे कोई संभावना है कि वो आने वाले टाइम में कोई क्राइम कर सकते हैं, उन लोगों को ये नोटिस भेजे जा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि सरकार इतनी छोटी चीज़ों पर कैसे आ गई कि मतलब सोशल एक्टिविस्ट को, लीडर्स को इस तरह के नोटिस भेजने का काम कर रही है। जो रजत, मैं एक देख रहा हूँ कि जैसे यूपी में सरकार बनी बीजेपी की, और वहाँ एक मॉडल किया गया कि किसी के खिलाफ भी आप बुलडोजर चला दो। बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रचलित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने की बात की। मैं कह रहा हूँ कि मान लो, मैं कानूनी पक्ष जानना चाहता हूँ कि जो इस नोटिस में लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि आपका फ़ोन, आपकी गाड़ी, आपका मकान, आपका बैंक अकाउंट हम जब्त कर लेंगे। ये कोर्ट की बोल सकता है या पुलिस भी बोल सकती है? क्या पुलिस के पास अधिकार है ये बोलने? पुलिस के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी जब्त करे या किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज करे, अनलेस अनटिल कोर्ट की कोई डायरेक्शंस हो। तो अपने लेवल पे पुलिस इस तरह का कुछ काम नहीं कर सकती। कोर्ट की फाइंडिंग आनी जरूरी है इस मामले में। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, उत्तर प्रदेश में जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसको हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराया है। ठीक है, वो अलग बात है कि अब जो सरकारें चाहे यूपी में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे हरियाणा में, ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को भी अनदेखा करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक इस नोटिस के जरिए इस तरह की एक धमकीनुमा भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये टोटल इलीगल है, असंवैधानिक है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। जहाँ तक अजय का मामला है, अजय के मामले में हमने इस मामले में जो हांसी के पुलिस अधिकारी है जिनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उनको एक लीगल नोटिस हम लोगों ने भेजा है। और लीगल नोटिस भेजने के बाद जो हांसी जो सदर थाना के जो एसएचओज हैं, अजय को जो लीगल नोटिस भेजा गया था उसका हमने अजय को जो ये नोटिस भेजा गया था उसके मामले में हमने हांसी के पुलिस अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजा और उनसे माफी मांगने की बात कही और उनको कहा गया कि अगर ये नोटिस विड्रॉ नहीं किया गया तो हम इस मामले में लीगल एक्शन लेंगे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। तो एसएचओ की तरफ से रिप्लाई आया और एसएचओ ने माफीनुमा भाषा में कि हमारी इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी, हमको जवाब भेजा है। लेकिन हम इस मामले में कानूनी विकल्पों पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की भाषा भेजना एक असम्मानजनक भाषा है और हम लोगों का इसमें मान सम्मान का जो हानि भी हुई है इस मामले में। मैं एक जानना चाहता हूं यहीं पे कि आप चर्चाओं में निकल के आया है कि जो मौजूदा सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना लगातार कर रही है। हरियाणा में जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद में आपके साथ जो पुलिस ने व्यवहार किया वो मीडिया के मार्फत जाया और उसके बाद अलग अलग जगह पे, चाहे वो दलजीत सियाह को मतलब वहाँ बाजार में घुमाया गया या रोहतक में किसी को पाँव में गोली मार के घुमाया गया, रेवाड़ी में एक व्यक्ति को महिला के कपड़े पहना के गंजा करके घुमाया गया, तो ये कोई पुलिस जज की भूमिका में आना चाहती क्या? जबकि भारत का संविधान कहता है कि कानून सर्वोपरि है, कोर्ट सर्वोपरि है, तो ये पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? ये जज की भूमिका में आना चाहती कि हम न्याय देंगे। देखिए, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। और लेकिन पिछले कुछ समय से आप लोग देख रहे होंगे कि पुलिस है ना सुपर जज के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के तौर पर काम करने की कोशिश कर रही है। मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ
कि एनकाउंटर्स की खबरें आ रही हैं और पुलिस का निशाना आजकल इतना सटीक हो गया है कि सही जाके टांग पे लगता है। ठीक है, और खबरें आती है कि पुलिस की एनकाउंटर मतलब या तो मर्डर होगा, हाँ, या तो मर्डर होगा, मर्डर नहीं होगा तो गोली कभी बाजू में नहीं लगेगी, पेट में नहीं लगेगी, पाँव पे ही लगती है। हाँ, पाँव पे ही लगेगी। मेरे को इन्होंने फोर्सिबली फ्लोर पे बिठाने का काम किया, टोटल इलीगल काम था। उसके बाद एक सजाए याफ्ता जो कैदी था सिसाए गांव से, दलजीत, उसको इन लोगों ने सरेआम रोड पे परेड कराने का काम किया गया। बिल्कुल इलीगल काम था, पुलिस इस तरह से नहीं कर सकती। अगर पुलिस ने इस तरह से किया था जो, वो अपनी शक्ति से जाके बाहर किया था, और पुलिस के विरुद्ध इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। मेरा उस टाइम पर जो इन्होंने पंचायतें की दलजीत सिहाग के समर्थन में, इन पंचायतों की बजाय अगर हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध, इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध रिट पिटीशन फाइल करते तो कुछ अलग ही बात होती। ठीक है, और अब ये लीगल नोटिस भेजने की बात है, लेकिन दुख की बात ये होती है कि हर चीज में एक कास्टिज्म आगे आ जाता है। ठीक है, जब एक दलित एक्टिविस्ट के साथ, एक दलित के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये किसान नेता भी और दूसरे लोग भी तालियां बजाने का काम करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में दलित तो सबका दुश्मन बना हुआ है। दलित तो अपनी आवाज उठाए किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, बड़े खुश होते हैं लोग, लेकिन जब वही जो चाबुक है जब इनकी पीठ पर आकर पड़ा, तब इन्होंने पंचायतें करनी शुरू कर दी। हालांकि मैं दलजीत सिहाग के साथ जो हुआ उसको गलत मानता हूँ, सुरेश कोत को जो नोटिस दिया उसको भी गलत मानता हूँ, लेकिन इनको भी अपना इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कई बार, मतलब बात कड़वी है कि जैसे गणेश वाल्मीकि का एक मामला हुआ, उसमें कौन ठीक था कौन गलत था वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन पुलिस और वाल्मीकि समुदाय के बीच एक मसला था और वो एक आंदोलन चला हुआ था। उसमें जिस तरीके सुरेश कोत भी पुलिस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था, जब यही पुलिस कह रही है कि सुरेश कोत बहुत अच्छा आदमी है, और आज यही पुलिस कह रही है कि वो असामाजिक है, दबंग है और वो मतलब क्राइम कर सकता है। देखिए, पुलिस का नोटिस भेजने का एक कारण और है कि पुलिस को जिस तरह से सरकार ने फ्री हैंड दिया है, पुलिस से बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं। गलतियां भी इस लेवल की हो रही हैं कि कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, कस्टडी में टॉर्चर के मामले आ रहे हैं। हाल में ही आपने कल चीफ मिनिस्टर साहब हिसार में आए थे और टाउन पार्क के सामने कुछ पीड़ित उनके सामने रोड पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमारे साथ थाने में टॉर्चर किया गया, हमारी कंप्लेंट लेने की बजाय हमारे साथ ही मारपीट की गई। चीफ मिनिस्टर ने उसको अपने लेवल पे मामले को सेटल करने का काम भी किया था। तो पुलिस अपने लेवल पे जो गलतियां कर रही है, कहीं ना कहीं उन गलतियों के बारे में, चाहे वो गणेश वाल्मीकि के मामले में उन्होंने गलती की हो, चाहे वो मंगाली में जो कस्टोडियल डेथ हुई थी उसके मामले में कोई बात हो, या और जो जिस तरह के ये ब्लंडर करते हैं, उस मामले में इनके खिलाफ कोई बोले ना। बोलने वाले कौन है? सुरेश कोत बोलेगा, रजत कलसन बोलेगा, अजय बोलेगा, या और सोशल एक्टिविस्ट बोलेंगे। रजत कलसन को नोटिस दे दिया, सुरेश कोत को नोटिस दे दिया, और किसी को नोटिस दे दिया, तो दूसरे जो और इनसे साथ के सोशल एक्टिविस्ट है वो बेचारे वैसे ही डर के बैठ जाएंगे। तो इनका मकसद केवल और केवल ये भी है कि हम कुछ भी करते रहे, हमारी गलतियों पे कोई आवाज ना उठाए। मेरा एक सवाल और है कि ऐसा नहीं लगता है कि सरकार एक गेम खेल रही है कि रजत को बेइज्जती करके, गिरफ्तार करके एक पर्टिकुलर कास्ट को खुश कर दिया, दलजीत सिहाग को ऐसा घुमा के दूसरी कास्ट को खुश कर दिया, अब सुरेश कोत को कर दिया, तीसरे कुछ लोग खुश हो जाएंगे। ये मतलब एक सरकार का कोई प्री प्लान रणनीति तो नहीं? ऐसा ही नजर आ रहा है बिल्कुल। मेरी गिरफ्तारी करके जो एक जमींदार कम्युनिटी के लोग हैं उनसे तालियां बजवाई गई। अब जिन्होंने पुलिस के समर्थन में नारे लगाए थे गणेश वाल्मीकि वाले मामले में, अब उनको नोटिस दे दिए गए। दलजीत सिहाग को सड़क पे चक्कर कटाए गए, और इससे वो साधने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसी कम्युनिटी है उनको खुश किया जाए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम इस बात में जाएं तो ये मामले, ये पुलिस और सरकार जो है, चाहे वो जाट कम्युनिटी के लोग हो, चाहे चमार कम्युनिटी के लोग हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, सबको एक लेसन देने का काम कर रही है। ठीक है, और लोगों को इस चीज से सीखने की जरूरत है। एक दूसरे के ऊपर खुश होने की जरूरत नहीं है, लोगों को सीखने की जरूरत है। अब वो टाइम आ गया है जब सभी लोग मिलके इस एट्रोसिटी के विरुद्ध खड़े हो जाएं और आवाज उठाएं। भारत का संविधान की जो धारा है 19वां जो है कि वो बोलने की आज़ादी देता है, और कोई भी व्यक्ति जब सरकार के खिलाफ बोलता है
सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसको इस तरीके से आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जा सकता। उस पर आपका क्या मानना है? देखिए जो स्पष्ट है, अभिव्यक्ति की जो हमारी आजादी है। आर्टिकल 19 स्पष्ट है। आप लोकतांत्रिक तरीके से सभ्य भाषा में सिविलाइज तरीके से अपनी जो बात है सरकार का विरोध कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और ये कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में ये स्पष्ट कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं। लेकिन अब देखिए कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 की जो थीम है, आर्टिकल 19 की जो आत्मा है, उसको मतलब दबाने का काम किया जा रहा है। ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं, ये रजत कलसन को गिरफ्तार करके फ्लोर पे बिठाया जा रहा है या इस तरह से सड़कों पे परेड कराई जा रही है, ये सारा का सारा आर्टिकल 19 को खत्म करने का सरकार का प्रयास है। ठीक है, और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इस संविधान की आत्मा है, और अगर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को सरकार इनडायरेक्टली तरीके से खत्म कर देगी तो ये एक तरह की अघोषित इमरजेंसी हो जाएगी। ठीक है, वो मूल अधिकार जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जो आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके कहते हो कि हमारे मूल अधिकारों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने तो मतलब डायरेक्टली लोगों को पकड़ पकड़ के जो मीसा या उस टाइम जो थी वो पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में डालने का काम किया था। यहाँ तो मतलब एक पुलिस और सरकार बिल्कुल निचले स्तर पर आई हुई है और इमरजेंसी के प्रावधानों को अघोषित तरीके से लागू करके लोगों की जबानों को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो लोगों की जबान बंद करने का जो काम सरकार कर रही है, उसमें जो लोग लड़ने वाले हैं, जो एक्टिविस्ट है, चाहे वो दलित कम्युनिटी के हो, किसान आंदोलन के हो, मजदूरों के एक्टिविस्ट हो, जिनको सबको निशाना बना जा रहा है, क्या भविष्य में प्लेटफार्म बन सकता है लड़ने वाले लोगों का सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ या इस दमन के खिलाफ? देखिए बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। आप लोग देखिए, रवि आजाद जो था वो पुलिस के समर्थन में नारे लगाता था, आज वो जेल के अंदर है। ठीक है, मैं उस केस की मेरिट पे अभी बात नहीं करता। ठीक है, सुरेश कोत है, ये उसके समर्थन में नारे लगाता था पुलिस के समर्थन में। ठीक है, भाटला के केस को झूठा बताता था, मिर्चपुर के केस को झूठा बताने का काम करता था ये। अब इसको नोटिस दे दिया और हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है, हम लोग जो जायज डिमांड्स करते थे, पीड़ितों के लिए आवाज उठाते थे, दलितों के लिए आवाज उठाते थे, एट्रोसिटी के विरुद्ध आवाज उठाते थे, पुलिसिया जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, हम लोगों को इन्होंने जेल में भेजने का काम किया। तो मैं आपको एक बात पहले कही, पुलिस और सरकार आपको लेसन देने का काम करिए। अगर अब भी आप इकट्ठे नहीं हुए तो हालात जो है बद से बदतर हो जाएंगे। और अगर आपको लोकतांत्रिक तरीके से इस तानाशाही को खत्म करना है तो इकट्ठा होना होगा। अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप इस मामले को इकट्ठा होकर खत्म नहीं कर पाए, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो स्थितियां फिर बांग्लादेश जैसी, श्रीलंका जैसी इस तरह की पैदा हो जाएंगी। ये बम एकदम फूटेगा और फिर सबका नुकसान है। जैसे जिस तरीके से नोटिस जारी होते हैं और नोटिस के बाद जब आप थाने में मिलने जाते हो कि आपने जो नोटिस दिया क्या इसका प्रावधान था, किस कानून धाराओं में दिया है, तो वहां जाने के बाद पुलिस क्या देती है, यार ऐसे ही दिया गया, उसको रफा दफा करो। आप ये ऐसे जाने की है क्या, डराने की क्या आपको जाने की जरूरत? जैसे जनमंच को भी नोटिस जारी हुआ, नारनौंद के मामले में हुआ, नारनौंद थाना से हुआ, और अभी जब 25 दिसंबर को जब कुछ धार्मिक संगठन यहाँ माहौल खराब करना चाहते थे, हम चाहते थे कि सद्भावना बने, तो जनमंच को एक नोटिस जारी हो गया। इस सरकार को सद्भावना बनाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये आप समझ लें। ठीक है, जहाँ तक लीगल नोटिस, कोई कानूनी नोटिस आपको 172(1) के तहत भेजा गया है, आप इन पर्सन थाने में जाने की बजाय एक RTI लगाएं। ठीक है, और उस RTI में लगाएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमको गुप्त सूचना प्राप्त हुई है, ये गुप्त सूचना किसके माध्यम से प्राप्त हुई है, हमें ये बताया जाए। किस अधिकारी के रिकमेंडेशन पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। ठीक है, और कितने लोगों को जारी किए गए हैं। अगर इस तरह की आप RTI लगाएंगे तो इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, मकसद क्या है? डराना? मकसद डराना, सिंपल सी बात है। मकसद डराना कि आपको, ये तो सरेआम एक धमकी है कि आपको हिरासत में ले लेंगे, आपका बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी सील कर देंगे। ठीक है, हर्ष शिकारा के साथ जिस तरह किया गया, उसकी प्रॉपर्टी सील कर दी गई। पत्रकारों को आपको नोटिस दिया गया, नरवाना के एक पत्रकार को नोटिस दिया गया। ये मतलब लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ को नीचे नीचे खत्म कर दो। ठीक है, आपको नोटिस देने का क्या मतलब है? आप कोई जनसभा हो रही है,
एक जागरूक पत्रकार का ये कर्तव्य है कि आप उसको जनता के बारे में बताएं कि आज हिसार की फलानी जगह पर ये काम हुआ, इसलिए हुआ। ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है, बीइंग पत्रकार आपका वो बनता है। लेकिन आपको नोटिस दे दिया कि भाई सरकार और पुलिस के खिलाफ कुछ आवाज उठ रही है, तो वो बाकी लोगों तक ना पहुंचे। मतलब सरकार के टारगेट पे सभी है, ये सरकार के टारगेट पे, रडार पे सभी हैं। एडवोकेट रजत कलसन का साफ मानना है कि सरकार के टारगेट पे सभी है, चाहे वो दलित एक्टिविस्ट है, वकील है, पत्रकार है, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन एक टारगेट पे होते हुए भी वो आपस में भी कहीं ना कहीं जातियों के नाम पे अलग अलग ध्रुव पे खड़े रहते हैं। और आज ज़रूरत है कहीं ना कहीं इकट्ठा होने की और ऐसे नोटिसों का जवाब देने की। और जब इकट्ठा होते हैं तो सरकारें लोगों से डरती हैं, और सड़कें जब लोगों से भर जाती है तो सत्ता भी बदल जाती है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद सर।